अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। चुनावी राजनीति के लिहाज से देखें तो वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए और इसमें जैसा कि माना जा रहा था कि भले पहले से कम सीटों के बावजूद बने, लेकिन बनेगी एनडीए की सरकार ही। सो ऐसा ही हुआ। विपक्ष को यहां एक बार फिर मात खानी पड़ी। 2020 कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में ही बीत गया, लेकिन 2021 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर अभी से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभाओं के कार्यकाल 2021 में अप्रैल से जून के बीच खत्म होंगे। इन राज्यों की सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों ने तो अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर ही दिया है। साथ ही चुनाव आयोग भी तैयारियों में व्यस्त हो गया है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और यहां भाजपा तृणमूल कांग्रेस के 10 साल के शासन को खत्म करने के लिए काफी बड़े दांव लगा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 42 संसदीय क्षेत्रों में से 18 पर जीत दर्ज की थी और वह पिछले कुछ वर्षों में यहां तृणमूल कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं अगर असम की बात करें तो सत्तारूढ़ भाजपा का सीधे तौर पर मुकाबला कांग्रेस के साथ है, जबकि तमिलनाडु की राजनीति सुपरस्टार रजनीकांत की घोषणा के बाद काफी दिलचस्प हो गई है। राज्य में पारंपरिक तौर पर मुकाबला डीएमके और एआईडीएमके के बीच रहा है, लेकिन रजनीकांत ने घोषणा की है कि वह चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का गठन करेंगे। उधर केरल में तो मुकाबला माकपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच है। अब जरा अगर हम विस्तार से देखें तो पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपना गेम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सजा दिया है और चुनावी इस समर में कौन कौन कहां जिम्मेदारियां संभालेगा इसके बारे में पार्टी फैसला कर चुकी है और जिम्मेदारियां सबको दे दी गई हैं। सबने काम संभाल भी लिया है। खासतौर पर अमित शाह ने अपने विश्वस्त नेताओं और ऐसे नेताओं जिनकी सांगठनिक क्षमता से वह परिचित हैं, जिनके राजनीतिक कौशल से वह परिचित हैं, उनको बंगाल में 5-5, 6-6, 7-7 संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया है। चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की तो वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लाया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लाया गया है। तो ऐसे कई सारे अन्य राज्यों के ऐसे नेता जो कि विभिन्न चुनाव में अपनी सांगठनिक क्षमता का, अपनी राजनीतिक कौशलता का लोहा मनवा चुके हैं, उनको उतारा गया है। अमित शाह खुद पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने दिखा दिया, जो दमखम दिखाया है, जो चाहे हम चुनावी सभाओं के माध्यम से बात करें, चाहे जो उनकी जो पार्टी के कैडर के साथ बैठकें हुई हैं, चाहे उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ भोजन करके जो संदेश दिया है, तो एक ये बहुत सारी चीज़ें साफ हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी किस दिशा में जा रही है और आक्रामकता के साथ सत्ता तृणमूल कांग्रेस से छीन लेना चाहती है। और हम देखें जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस भी एक डूबता हुआ जहाज की तरह दिख रही है। पार्टी के नेता एक एक करके तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देते जा रहे हैं। तो बीजेपी ने कह दिया है कि अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने ऑफिस में एक रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए भी एक विंग खोल देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे इस्तीफों की बाढ़ निकलने वाली है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इन इस्तीफों से एक माहौल बना है तृणमूल कांग्रेस के विरोध का, उसके तृणमूल कांग्रेस के विपरीत का। और बीजेपी का देखा, अगर आप 2014 के चुनाव से अगर अब तक के जितने चुनाव हुए, चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी रहती है कि अपने को ऐसे प्रदर्शित किया जाए कि बीजेपी जीत रही है, एनडीए जीत रहा है, बीजेपी आने वाली है। तो मतदाता भी नहीं चाहते कि उनका मत खराब हो। हर कोई चाहता है कि वो जो व्यक्ति जीत रहा है, जो पार्टी जीत रही है, उसी के साथ जाए, क्योंकि सबका ये रहता है कि हम इसको वोट देकर क्यों खराब करें। तो एक माहौल बना देती है बीजेपी और वो माहौल बनता दिख रहा है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में अगर हम लेफ्ट की बात करें तो माना जा रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस जहां शिथिल पड़ी है वहीं लेफ्ट भी शिथिल पड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में एक समय लेफ्ट का गढ़ था पश्चिम बंगाल,
और 25-30 साल उनका जो ऐसा शासन था जिसको कोई हिला नहीं सका। लेकिन अंततः अब लेफ्ट भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कांग्रेस का वहाँ पर नेतृत्व अधीर रंजन चौधरी और 2-4 नेता ऐसे हैं जो कि अपनी अपनी सीटें निकाल लेते हैं, लेकिन एक ऐसा नेता जिसकी राज्य स्तर पर कुछ अपील हो, उनकी इसकी अपील का कुछ असर हो, ऐसा फिलहाल नहीं है। वहाँ पर आपस में ही लड़ते हैं नेता। तो लेफ्ट और कांग्रेस का अगर गठबंधन हो भी जाता है तो शायद ही कोई बहुत बड़ा असर छोड़ पाएँ। अब जिस तरीके से बीजेपी ने माना है कि वहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा कराया जा रहा है, या ममता बनर्जी की पार्टी से और ममता बनर्जी की सरकार से जिस तरह से आमने सामने की टक्कर ली जा रही है, उससे एक चीज़ साफ हो गई है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में होने वाला है। और ठीक है, सभी को कि जो अपनी किस्मत आजमाने की छूट है हमारे लोकतंत्र में, सब जो अपनी अपनी किस्मत आजमाते ही हैं। अब माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कमान संभालेंगे। वहाँ पर देखना होगा कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी को कैसा समर्थन मिलता है। हालांकि ठीक है कि रोड शो में या पार्टी की सभाओं में भीड़ जुट जाती है, लेकिन वो भीड़ क्या वोटों में तब्दील होती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो करियर है वो तो दांव पर है ही, उनकी पार्टी की साख जो है वो तो दांव पर है ही, भाजपा का बहुत कुछ दांव पर है, क्योंकि भाजपा 2019 में जो बड़ी जीत मिली है उसको विधानसभा चुनाव में जारी रखना चाहती है, उसका विस्तार करना चाहती है, राज्य की सत्ता पाना चाहती है। और जिस तरीके से बीजेपी ने बूथ लेवल पर अपने आप को मजबूत किया है, उससे बीजेपी को लग भी रहा है कि इसी जो अभी जो क्षमता बनी है उस क्षमता को और बढ़ाया जाए, बरकरार रखा जाए तो सत्ता मिल भी सकती है। वहीं अगर हम असम की बात करते हैं, असम में देखिए कि अभी ये जो 5 राज्य हैं उनमें असम में बीजेपी की सरकार है। असम में अगर हम देखें सीए और जो एनआरसी की बात जब हुई थी तब बहुत सारे हमने विरोध प्रदर्शन वगैरह वहाँ देखे, लेकिन बीजेपी ने वहाँ पर काफ़ी हद तक जो विरोध के स्वर थे उन पर काबू पाया है। उनको बीजेपी कह सकते हैं कि लोगों के मन की जो शंकाएं थी उसको दूर करने में काफ़ी हद तक सफल रही है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं बोडोलैंड के जो स्थानीय चुनाव परिणाम आए हैं, बीजेपी ने वहाँ पर मिलकर अन्य कुछ नए साथी भी चुने हैं। उन्होंने वहाँ पे कुछ पुराने साथियों को छोड़ा है, कुछ नए साथियों को जोड़ा है। तो राजनीति में साथी को छोड़ना और जोड़ना चलता भी रहता है राजनीतिक दलों की ओर से। तो ये दिखाता है कि बीजेपी ने वहाँ पर अपनी पकड़ बना के रखी हुई है। बोडोलैंड के परिणाम दिखाते भी हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि वहाँ पर अगले चुनाव में फिर से 2/3 बहुमत मिलेगा। देखना होगा कि कितना सफल हो पाती है पार्टी। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें असम में, तो देखिए अभी हाल ही में जो पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ है, कांग्रेस के स्तंभ थे वहाँ पर। उन्होंने 15 साल शासन किया है वहाँ पर, और खासतौर पर पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ थी, प्रशासनिक क्षमता उनकी अच्छी थी। उनका चले जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिक्कत वाली बात है। अभी वहाँ पर कोई ऐसा नेतृत्व तो है नहीं कांग्रेस के पास जो कि राज्य में चुनाव प्रचार को लीड कर सके या सीएम फेस बन सके। सीएम फेस ठीक है, पार्टियां किसी को भी आगे कर देती हैं, लेकिन जनता की स्वीकार्यता भी बहुत महत्व रखती है। सर्बानंद सोनोवाल जिस तरीके से एक लो प्रोफाइल रहते हुए काम कर रहे हैं उसका असर दिख रहा है। बीजेपी आश्वस्त है कि वहाँ पर ज़्यादा कमाल दिखा पाएगी। देखना होगा कि जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है वो किसके साथ इस बार गठबंधन करते हैं। क्या कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन जारी रहता है या अन्यों के साथ कुछ और गठबंधन बनते हैं, नए कुछ साथी आते हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा है। और बीजेपी ने काफ़ी हद तक जो नकारात्मक एक प्रभाव हो गया था पार्टी के प्रति वहाँ पर, उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया है। लोकसभा चुनाव में भी एक ऐसा ही माना जा रहा था कि बीजेपी साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इसी तरीके की बातें माना जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती हैं। बहरहाल बीजेपी ने बैजंत पांडा को वहाँ पे प्रभारी बनाकर भेजा है, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। अगर हम बात करें केरल की, तो आप केरल में देखिए कि केरल में भी माना जा रहा था कि इस बार वामपंथियों का गढ़ ढह जाएगा और कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सुनामी चली थी वहाँ पर। आप देखिए कि 20 लोकसभा सीटों में से 19 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीत गई थी। लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से आपसी खींचतान है, राहुल गांधी वायनाड से जीत तो गए लेकिन वहाँ जाते नहीं हैं, वहाँ के लोगों को उसी हाल पे छोड़ दिया। हाल ही में हमने देखा था कि कोरोना के जो खासतौर इस दौर में जब
लोगों के लिए कुछ राहत सामग्रियां जो कांग्रेस की तरफ से भेजी गई थी वो एक जगह पड़ी हुई पाई गई थी, उनका वितरण नहीं हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, दिखाती हैं कि कांग्रेस में किस तरीके से जो संगठन है उसमें जो क्षीणता आई है और जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे वो दरकिनार किए गए हैं और अब जो खाली प्रचार पाने वाले नेताओं को आगे किया गया है, तो पार्टी की दशा और दिशा दोनों बिगड़नी शुरू हो गई है। अब जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव परिणाम है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है और अमूमन यही होता है कि जब भी वहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं तो राज्य में जो सत्तारूढ़ पार्टी जो गठबंधन होता है उसके विरोध में परिणाम आते हैं, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ है। जबकि सीपीएम के नेतृत्व वाले फ्रंट के खिलाफ कितने सारे मामले थे। हाल ही में जो गोल्ड स्मगलिंग केस है तो उसके जो तार तो सीएम ऑफिस से जोड़े जा रहे थे, लेकिन कितना प्रचार किया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, लोगों ने जिता दिया। और खासतौर पर जिस तरीके से इस्लामी शक्तियां कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन पर हावी हो रही हैं, उससे भी खासतौर पर जो अल्पसंख्यक हैं ईसाई, उनको बड़ी चिंता हुई कि ये कांग्रेस किस दिशा में जा रही है और उसका जवाब लोगों ने दिया है। बीजेपी ने जहाँ तक बात है बहुत मेहनत की है पार्टी ने और मेहनत कर भी रही है, लेकिन अभी उसकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम आ नहीं रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी वहाँ पर किस तरीके से विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बनाती है, किस तरीके से अपने केंद्रीय नेताओं को उतारती है और आगे क्या क्या मुद्दे उठाती है, देखने वाली बात होगी। और बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के जो चुनाव हैं वो अपने आप में अहम रहने वाले हैं। खासतौर पर सुपरस्टार रजनीकांत ने जब घोषणा कर दी है कि वो पार्टी बनाएंगे, चुनाव मैदान में उतरेंगे और चमत्कार करके दिखाएंगे। खासतौर पे उन्होंने जो कहा है कि एक जो अगर हम उनका देखें ट्वीट, जब उन्होंने कहा था कि हम पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने एक संकेत दिया है कि अब तक वहाँ पर इस तरीके की जो राजनीति होती थी जिसमें कि धर्म को मान्यता नहीं मिलती थी, तो अब उसको वो बदल लेंगे। देखना होगा कितना सफल हो पाते हैं और क्या उनकी पार्टी का, जैसे कि मीडिया रिपोर्टें हैं, कमल हासन के पार्टी के साथ गठबंधन होता है, क्या रजनीकांत कमल हासन साथ लड़ते हैं या रजनीकांत बीजेपी के साथ आते हैं। बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि एआईडीएमके के साथ रहेंगे और जो डीएमके है वो यूपीए में है, तो यानी कि कांग्रेस और डीएमके का तो मिलकर चुनाव लड़ना तय हो सकता है और कुछ छोटी पार्टियों के साथ लड़ें। इस तरीके की भी खबरें थी कि जनवरी में शशिकला को की जेल से रिहाई हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो एक नया एंगल आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन बीजेपी तमिलनाडु के लिए भी एक बड़ी योजना बना चुकी है। 25 बड़े नेता बीजेपी के तमिलनाडु में अगले कुछ दिनों में नजर आएंगे। चाहे हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की बात करें, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें, तो बीजेपी ने तमिलनाडु के लिए भी अपनी एक योजना बनाई है और उसका एक प्रयास है कि तमिलनाडु विधानसभा में प्रवेश भी हो और सीटों की संख्या भी बढ़े। और ऐसा नहीं हो कि बस ठीक है कि हम कुछ प्रतिशत मत हासिल करके रह जाएं। तो बड़ा एक जो प्लान है वो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बीजेपी वहाँ पे आगे बढ़ती है। लेकिन मुकाबला अगर हम देखें तो डीएमके और एआईडीएमके के बीच तो पहले से तय था, लेकिन रजनीकांत के आने के बाद अब तमिलनाडु की राजनीति में और क्या चीज़ें नई आती हैं जनवरी में, वो देखने वाली बात होगी। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में आप देखिए कि एआईडीएमके वहाँ भी है, डीएमके वहाँ भी है, कांग्रेस के साथ उनका मुकाबला होता है। बीजेपी अभी वहाँ पर इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन पार्टी की जो अभी हाल ही की कुछ गतिविधियों की बात करें तो वहाँ पर वो भी प्रयास में है कि कुछ हम बनाएं। लेकिन अगर हम ये जो 5 राज्य हैं जिनमें कि विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस के पास वहाँ पर अपनी सरकार बचाने का भी लक्ष्य रहेगा। और ख़ासतौर पे कांग्रेस के जो शासित राज्यों की संख्या है उसमें पुडुचेरी भी एक योगदान करता है। तो अगर वो चला जाता है हाथ से तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी इनके लिए। तो देखना होगा कि कौन कौन पार्टियां इन 5 राज्यों में अपनी सरकार बचाने में सफल हो पाती हैं। 2021 में जिसने भी सबसे ज़्यादा राज्य जीते तो राजनीति का सिकंदर वही बनेगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी।